हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया, राजी खुशी। तो अभी तक जो है हमने नेशनल वाला, इंटरनेशनल वाला और राजस्थान का तीनों पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। बेसिकली आपके जो सिलेबस में चीज़ें दे रखी हैं उसमें एक तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में स्पेशली कह रखा है, और डिफेंस के बारे में हल्का फुल्का जो है वो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले सबसे हम जो है इवेंट कवर जो करने वाले हैं वो स्पेस से संबंधित काम करेंगे, फिर डिफेंस की बात कर लेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा अभियान जो निकल के आता है वो एस्केप्ट के आशा है। एस्केप्ट एस्केप्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है। एक कंपनी है अमेरिका की, ब्लू ओरिजन। क्या नाम है? ब्लू ओरिजन नाम करके एक कंपनी है जो कि जेफ बेजोस की है। अब ये जेफ बेजोस वही हैं जिनकी अमेजोन आप जो डिलीवरी मंगवाते हो ना, ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हो, वही हैं इसके मालिक जेफ बेजोस। और इनकी एक कंपनी है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करती है, जिसका नाम है ब्लू ओरिजन। क्या नाम है भैया? ब्लू ओरिजन नाम है। इन्होंने क्या किया है, इनकी एक रॉकेट है जिस रॉकेट का नाम है न्यू ग्लेन। देखो अभी हाल फिलहाल में एक साथ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जाम थी जिसमें फाल्कन के बारे में, जिसमें न्यू ग्लेन के बारे में, ये जो रॉकेट हैं इनके बारे में कूट मिलान से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था। हालांकि वो मैं ऐड करवाना चाह रहा था, पर क्योंकि शायद मेरे दिमाग से ही निकल गया वो, तो अगर वो क्वेश्चन ऐड कराते तो आपको पता चलता है कि ये रॉकेट भी आपको ध्यान में रखनी है। तो कंपनी कौन सी है? ब्लू ओरिजन है। ओनर कौन है? जेफ बेजोस है। और रॉकेट का क्या नाम है? न्यू गिलेन है। इन्होंने क्या किया है, चंद्रमा पर, मतलब मंगलयान है, मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर क्या किया है, एक उपग्रह लॉन्च किए हैं दो। एक का तो नाम क्या है? ब्लू, और दूसरे का क्या नाम है? गोल्ड है। एक तो ये ध्यान रखना है। इतनी जानकारी दिमाग में बैठी क्या? कंपनी कौन सी है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी है। रॉकेट कौन सी है? तो न्यू गेलेन है। कंपनी के मालिक का क्या नाम है? जेफ बेजोस है। अगर हम बात करें कि आपके जो उपग्रह थे वो कौन से थे, तो एक तो आपका ब्लू है और एक कौन सा है? गोल्ड है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना, दो तीन रिकॉर्ड यहाँ पर बनाए गए हैं। क्या क्या बनाए गए हैं? एक तो न्यू ग्लेन जो रॉकेट है उसकी पहली व्यावसायिक, मतलब कॉमर्शियल ये उड़ान थी। दूसरी बात ये है कि ये जो रॉकेट है, न्यू ग्लेन जो रॉकेट है, इसको इसको सुरक्षित रूप से वापस से समुद्र में लॉन्च, वो लैंड किया गया है। और ऐसा करने वाली ये दूसरी कंपनी है। ऐसा करने वाली क्या है? दूसरी कंपनी है। टेस्ट की बात करें तो हम अक्टूबर में भी पढ़ चुके हैं। स्पेस एक्स जो है इस प्रकार से लैंडिंग करने वाली प्रथम कंपनी बनी है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं। इसरो के द्वारा निसार निसार एक मिशन था जो लॉन्च किया गया। अब ये निसार जो मिशन है, ये इसरो और साथ साथ में ये आपका नासा, नासा जो है अमेरिका की है। ये कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी है। कंपनी तो क्या मतलब संस्थान है। जिस प्रकार हमारा इसरो काम करता है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया में, उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर जो एजेंसी काम करती है उसका नाम क्या है? नासा है। ठीक है। तो नासा और आपके जो इसरो है, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से 3 जुलाई को एक उपग्रह लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या है? निसार है। अब हुआ क्या, 7 नवंबर को उसे पहली बार ऑपरेशनल किया गया है, मतलब पहली बार उसे संचालित किया गया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। निसार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। निसार जो है वो लॉन्च कब किया गया था? तो ध्यान रखना, 3 जुलाई को किया गया था। ठीक है। निसार बेसिकली काम क्या करता है? निसार जो है वो जियोग्राफिकल जो चीज़ें हैं उनके बारे में मूलभूत रूप से काम करेगा। ठीक है। इसको मैंने पहले बताया कि आपको जो है वो ये अपनी तरह का पहला मिशन है जिसमें इसरो और नासा, कौन कौन सी दो संस्थान हैं? इसरो और नासा, जिसमें इसरो अपनी इंडिया की है, नासा अमेरिका की है। दोनों संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। यहाँ पर दो बैंडों का इस्तेमाल हुआ है, एक तो एल बैंड है और एक एस बैंड है। दो बैंड का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। कुल मिलाकर इसका जो उपयोग है वो आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग एक तो फसलों से संबंधित जो भी परिवर्तन होते हैं, आर्द्र भूमि या जो वेटलैंड है उनसे संबंधित परिवर्तन है, ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों और समुद्र से बर्फ की संबंध, ग्लेशियर से संबंधित जो भी गतिशीलता, मतलब जो समुद्र के अंदर ग्लेशियर पिघल पिघल के आ रहे हैं उनकी मूविंग जो भी हरकत है या गतिशीलता है उनकी, अगर देखनी है हमें, तो वो हम निसार के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी भूकंपीय है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है। तो इस प्रकार की जो जियोग्राफिकल चीज़ें हैं, जो जियोग्राफिकल चेंज होते हैं, उन्हें हम निसार के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं? तो ये चीज़ें थोड़ी सी देख लेना।
अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपकी इसरो की वेबसाइट पे अपलोड हुई थी, तो वहाँ से ही ये डायरेक्ट चीज़ें यहाँ से उठाई गई है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अभी हाल फिलहाल के अंदर इन्होंने क्या है, आजकल आपको पता है जैसे ऑपरेशन सिंदूर से लगभग दुनिया को ये क्लियर हो गया है कि अब जो लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी वो मिसाइल से, और जो डोम है उनसे लड़ी जाएंगी, मतलब हवा से ही लड़ाइयाँ अब लड़ी जाएंगी। थल सेना वाला रोल अब ज़्यादा नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, एक लेजर सिस्टम तैयार किया है। उस लेजर सिस्टम को नाम जो है वो अपोलो दिया है। अब ध्यान रखना है कि इस अपोलो की कैपेसिटी क्या है कि एक बार में 200 ड्रोन को एक साथ मार के गिरा सकता है। एक साथ एक बार में एक साथ 200 ड्रोन एक साथ में मार के गिरा सकता है। इसका मतलब कैपेसिटी शानदार है। ये तो इसकी खासियत है ही, पर इसकी एक और खासियत है कि सबसे सस्ता है। अब तक जितने भी ये टेक्निक बनी है, लेजर टेक्निक जो ड्रोन को गिराने के लिए काम में ली जाती हैं, उन सभी टेक्निक के अंदर अपोलो एक ऐसा टेक्निक है जो ऑस्ट्रेलिया द्वारा लॉन्च की गई है, और इसकी कैपेसिटी जो है वो 200 ड्रोन एक साथ में मार गिराने की है। परंतु यहाँ कॉस्ट इफेक्टिव जो पॉइंट है वो निकल के आता है कि कॉस्ट जो है वो सबसे कम है। ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है, एक मिंटमैन मिसाइल है, मिंटमैन 3। कौन सी मिसाइल है, वापस से बोलो, मिंटमैन 3। ये जब मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे साथ बोलो, तो बोलना है आपको। ये कोई, हम यहाँ पर जो है वो खेल की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपके भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। जब मैं कर रहा हूँ तो आपको भी करनी चाहिए। जब आप अगर टाइम देखोगे, यहाँ पर देखो टाइम दिखाता हूँ मैं आपको, 1:53 हुई है रात की। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मिडनाइट में, तो आपको भी थोड़ा सा करना है। जब मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे साथ बोलो, तो आपको बोलना है। हम यहाँ पर जो है टू वे कम्युनिकेशन तो कर नहीं रहे हैं, आप रिकॉर्डेड चीज़ें देख रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है, साथ में आपको करते हुए बोलना है। जब आप बोलोगे, मैं बोलूँगा कि भाई बोलो कौन सी मिसाइल है, तो आपको बोलना है मिंट मैन 3 है सर, मिंट मैन 3 है ना। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें जाएंगी, आपकी अभ्यास होगा, आपकी जो मसल मेमोरी है उसके अंदर चीज़ें स्टिक हो जाएंगी। तो बताओ मेरे साथ बोलो एक बार, कौन सी मिसाइल है, मिंटमैन 3 मिसाइल। ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है, ये 1970 से अभी तक अमेरिका इसको यूज़ कर रहा है। कब से कर रहा है, 1970 से कर रहा है। 1970 से लेकर और 2000 तक 3 दशक तो वो हो गए, और ऑलमोस्ट 2.5 दशक अभी हो गए। ठीक है। तो लगभग 55 साल से ये मिसाइल उपयोग में ले रहा है। और ये ऐसी मिसाइल है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल है, मतलब एक महाद्वीप में छोड़ोगे दूसरे में जाएगी। जैसे अगर आप एशिया में छोड़ रहे हो तो फिर वो यूरोप में चली जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लगभग 14,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और इसका अभी हाल फिलहाल के अंदर सफल परीक्षण हुआ है। बस केवल ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ से कि मिंटमैन जो मिसाइल है वो किस देश से संबंधित है, इतना ही ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। क्यों? क्योंकि इसरो के द्वारा एक उपग्रह लॉन्च किया गया है जिसका नाम है CMS-03। कौन सा नाम है, CMS-03 नाम है। इस CMS-03 को लॉन्च कब किया है ये ध्यान रखो। कब किया है, 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया है। कहाँ से किया है, तो श्री हरिकोटा जो आपका लॉन्चिंग पैड है वहाँ से किया है। CMS-03 है, इसका दूसरा नाम क्या है। अगर आपसे ये पूछ ले कि CMS की जगह पर अगर GSAT-7R दे दे, GSAT-7R इसको नाम दे देते हैं, या फिर CMS-03 दे देते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें मतलब बताया क्या गया है कि इसका जो वजन है अब तक का सबसे वजनी उपग्रह है ये। अब तक का क्या है, सबसे वजनी उपग्रह है, मतलब इस उपग्रह का वजन अब तक में सबसे ज़्यादा है। नाम क्या है, CMS-03 है, या फिर बोल दो GSAT-7R, GSAT-7R, या फिर CMS-03, GSAT-7R, ये दो नाम इस उपग्रह के हैं। अगर आपसे पूछे कि वजन कितना है, क्योंकि इसकी हाईलाइट ही यही है कि सबसे भारी वजन है, तो आपको ध्यान रखना है 4410 है। अभी इसी वर्ष 2025 के अंदर एक उपग्रह, एक बम लॉन्च किया गया था DRDO के द्वारा, नाम था गौरव। RPSC ने उसका वजन पूछ लिया था, 1000 किलो का वो गाइडेड बम था। मतलब एक तरीके से रॉकेट की तरह ही काम करता है। आप एक बार लॉन्च करके छोड़ दो उसको, और बता दो कहाँ पर गिरना है, कहाँ पर फटना है और कितने बजे फटना है, वो फट जाएगा अपने आप। ठीक है। तो गाइडेड था, का वजन पूछ लिया, वहां तो वजन का कुछ लेना देना ही नहीं था। आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। और मैं जब आपको ये बता रहा हूँ ना क्वेश्चन, तो आप इनको हवा में मत समझना। आपको ये थोड़ा सा फील होना चाहिए कि मतलब 2000 लगभग 2023 से मैं करंट अफेयर पे काम कर रहा हूँ। तो उस समय से लेकर अभी तक, वैसे मतलब लंबे समय से ही मान लो, पर 2023 से एक्चुअल में काम कर रहा हूँ। तो
उस समय से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी क्वेश्चंस मैं देखता हूँ। हो सकता है आप एज ए स्टूडेंट नहीं देखते हो, पर एज ए टीचर एज ए मेंटोर मैं सारे क्वेश्चंस देखता हूँ। तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है, ये सारी चीज़ें मैं करंट अफेयर में देख रहा हूँ। तो आपको स्टैटिक जीके में भी इससे सहायता जरूर। ठीक है, वजन आप ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा भारी है। तो या तो इसको वन लाइनर में पूछ सकता है या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में, चलें आगे। तो 2 नवंबर 2025 को श्री हरिकोटा से अब इसको लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? तो CMS-03 है, और या फिर GSAT-7R है। अगर आपसे बात करें लॉन्चिंग व्हीकल की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है LVM-3, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, ये इसका नाम है। ये LVM-3 M5 रॉकेट थी, उसके माध्यम से CMS-03, नाम वापस से रिपीट करो, CMS-03 GSAT-7R, इसके द्वारा जो है ये प्रशिक्षण किया गया है। सफल परीक्षण इसका रहा है। मिशन की अवधि क्या है? तो ये लगभग 15 वर्ष के लिए, मतलब न्यूनतम 15 वर्ष के लिए ये काम करने वाला है। और ये आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी तकनीक से बना हुआ उपग्रह है। मुख्य रूप से भारतीय नौसेना की रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाएगा। देखो, एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ अभी, आपने देखा भी होगा। अगर मैं आपको जब बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस देखने हैं, आपकी 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2025 को पेपर हुआ था। किसका पेपर हुआ है? PSI टेलीकॉम का। PSI टेलीकॉम का पेपर हुआ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको जब स्पेस टेक्नोलॉजी वाला सेशन अलग से लिया था, उस समय भी दिखाया था, वापस दिखा रहा हूँ। ये देखो, GSAT-N2 का पूछा है, GSAT-24 का पूछा है, और CMS-01 का पूछा है। अपना कौन सा है? CMS-03 है, और 01 का जो है वो यहाँ से पूछ लिया था। सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसरो की साइट पे दे रखी हैं। सारी की सारी साइट चीज़ें कहाँ दे रखी हैं? इसरो के ऊपर दे रखी हैं। यहाँ हो सकता है आपको क्लियर नहीं नज़र आएगा, पर इसकी जो है मैं आपको PDF यहाँ पर, आपका टेलीग्राम चैनल है उसमें डलवाने की कोशिश मेरी रहेगी। ठीक है, तो अगर आपकी टेलीग्राम पर ये चीज़ें अपलोड होती हैं तो आप वहाँ से देखना इसको डिटेल में। इसरो का मैंने हालांकि ये चीज़ें डिस्कस की हैं, जब हमारा सेशन हुआ था करंट अफेयर का यूट्यूब के ऊपर, तो हमने ये डिस्कस किया था पूरा का पूरा चीज़, कि कैसे आपको स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन तैयार करना है। ये ये क्वेश्चंस आपको जो है वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, और अपना जो प्लेटफॉर्म है, अपनी जो एप्लीकेशन है, उस पर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करंट अफेयर के अपडेट हैं, तो आप वहाँ से देख लो। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उनका जो है वो उद्देश्य पूछा है, तो इसका उद्देश्य अपने को CMS-3 का इसी पैटर्न पे ध्यान रखना है, कि इसका उद्देश्य मुख्य रूप से भारतीय नौसेना जो है, इंडियन नेवी है, उसकी रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाना है। इसके लिए CMS-03 लॉन्च किया गया है। GSAT-7R इसका नाम है। बार बार मैं जब इसको रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट 1-1.5 मिनट से जब हम इसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट तो है। अब मेन मुद्दा ये है कि जब क्वेश्चन आएगा तो आप सही करते हो या नहीं करते हो। इंपॉर्टेंट लगा दिया मैंने तो। ठीक है, चलें आगे। अब आपको ध्यान रखना है, महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपेलेशन कॉम्प्लेक्स, इसरो के अंदर आपको ध्यान रखना है CE-2 एक क्रायोजेनिक इंजन है। इसका मतलब ऊंचाई के ऊपर जाकर परीक्षण किया गया है और वह सफलतापूर्वक रहा है। शक्ति की अगर हम बात करें तो ये 22 टन का थ्रस्ट इंजन यहाँ पर पैदा किया है। इसने क्या किया है? 22 टन का थ्रस्ट यहाँ पर पैदा किया है। ठीक है, दक्षता की अगर हम बात करें तो बूट स्ट्रैप मोटर इंजन का वजन कम करता है और इसकी दक्षता बढ़ाता है। कुल मिलाकर जो LVM अभी हमने बताया था, LVM मार्क 3, उसी रॉकेट के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, ऊंचाई पर इसलिए किया है कि भैया कहीं ऐसा नहीं हो कि ऊपर जाकर फेल हो जाए। आगे बात समझ में, कहाँ पर किया है? तो महेंद्रगिरी के अंदर किया है। कौन सा इंजन है? तो CE-20 है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड मतलब उच्च क्षमता पर, उच्च तुंगता के ऊपर इसका जो है वो सफल परीक्षण किया है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट हमारा है INS इक्सक। INS इक्सक जो है वो हम अक्टूबर महीने में पढ़ रहे थे, वापस पढ़ रहे हैं। INS इक्सक महत्वपूर्ण है, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण जो है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर GRSC के द्वारा इसका जो है वो निर्माण किया गया है। और ये अपनी जो श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है? सर्वे बेसल लार्ज, ये परियोजना है। इस परियोजना के तहत तीसरा आपका INS है।
ठीक है। और इसका जलावतरण जो है वो यहाँ पर कोच्चि नौसेना बेस पर यहाँ पर हो गया है। तीसरा है, तो इसके पहले दो और हुए होंगे, उन दोनों का नाम क्या है? तो उन दोनों का आपको ध्यान रखना है। पहले का नाम क्या है? संध्याक है। और दूसरे का नाम जो है वो निर्देशक है। दूसरे का नाम क्या है? निर्देशक है। तीसरा हमारा आईएनएस शिक्षक है, जिसका मतलब क्या हो गया? जिसका मतलब है मार्गदर्शक। जिसका मतलब क्या है? मार्गदर्शक है, गाइड है। आ गई बात समझ में? आईएनएस शिक्षक जो है अपनी श्रेणी है बेसल, सर्वे वेसल लार्ज। सर्वे वेसल लार्ज जो है इसकी तीसरा क्या है? विमान है, विमान पोत है। ठीक है। और इसका कार्य क्या है? एक तो ये हाइड्रो सर्वेक्षण करता है, मतलब समुद्री जल के अंदर हमें कोई सर्वेक्षण करना है वो करेगा। सुरक्षित नौवहन करना, मतलब बंदरगाह आदि का प्रबंधन रक्षा कार्यों के अंदर सटीक कार्य करता है ये। ठीक है। टेक्निक की अगर बात करें तो ये अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल और मल्टी बीम इको साउंडर के साथ में इसके अंदर तकनीक दी गई है। ठीक है। तो चीज़ें समझ में आई हैं। ये हम पहले भी जब आपका सम्मेलन वाला पोर्शन हुआ था, जब हमने सम्मेलन वाला पोर्शन पढ़ा है उसमें भी हमने पढ़ा था, तो ये ध्यान रख लेना। उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, 3 से लेकर 5 नवंबर को किया गया है। अब आपको ध्यान रखना है क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। ये टेक्निकल वाले जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी प्रोग्राम के अंदर, कौन से प्रोग्राम में? उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार कॉन्क्लेव के अंदर 3 उद्घाटन किए गए हैं। इसमें से पहला कौन सा है? QSIP। कौन सा है? QSIP, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम इन पैकेज। ये भारत के अंदर बनी हुई पहली स्वदेशी तकनीक है जो इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। बेसिकली जो QSIP जो है उसका इस्तेमाल रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए किया जाता है। रैंडम जनरेट कहाँ काम आते हैं? जैसे OTP में आते हैं, जैसे अपनी बैंकिंग सिक्योरिटी के अंदर आते हैं, पासवर्ड चेंज करने के लिए आते हैं। ठीक है। इस प्रकार जो है आपके जो डाटा माइनिंग है उसके अंदर काम आते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम आते हैं, वर्चुअल जो करेंसी होती है उसमें काम आते हैं। इस प्रकार की टेक्निक के साथ में पहली हमारी चिप मान लो आप इस तरीके की। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है? जब OTP का इस्तेमाल किस में होगा? सुरक्षा के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर होगा, कि वो अनऑथोराइज लॉगिन कहीं नहीं हो जाए, उसके लिए होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। दूसरा हमारा क्या है? 25 क्यूबिट QPU। ये एक चिप बनाई गई है। इस चिप का काम क्या है? तो ये ध्यान रखना, एकीकृत प्रौद्योगिकी की सभी परतों को एकीकृत करता है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये चिप है, और ये चिप जो है वो क्वांटम चिप है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। और किस संस्था के द्वारा बनाई गई है? तो QPIA एक स्टार्टअप संस्था है, उसके द्वारा की गई, QPIAI। ठीक है। थर्ड आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। थर्ड क्यों हो जाता है? साइंस और टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन के लिए हो जाता है, स्पेशली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके अंदर काम आ जाता है। नेक्स्ट कार 19 थेरेपी है। नेक्स्ट कार 19 थेरेपी है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि नेक्स्ट कार क्या है? इसकी फुल फॉर्म देखो। सबसे पहले कार की फुल फॉर्म क्या है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। देखो वैसे अगर हम डिटेल में बात करने जाएं तो इस एक वर्ड पर या एक फुल फॉर्म पर जो है हम आने वाले 30 मिनट तक बात कर सकते हैं। इतना कुछ इस मैटर के अंदर दे रखा है। पर क्योंकि हमें करंट के एस्पेक्ट से पढ़ना है तो आप देख लो, इसका इतना अर्थ लगा लो। काइमेरिक का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा जीव जंतु, कोई एक ऐसी प्रजाति, या कोई एक जीव, कोई भी ऐसा एक जीव जिसमें दो जीव का संकरण हो, जिसमें दो जीव का गुण हो, उसे हम क्या बोल देंगे? काइमेरिक बोल देंगे। काइमेरिक का मतलब ये हो गया। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आज तक का अगर आप याद रखना चाहो तो फिर हम गणेश जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। गणेश जी का मुंह तो किसके किसके हिसाब से है? हाथी के हिसाब से है। ठीक है। और नीचे का जो धड़ है वो मानव के हिसाब से है। इस प्रकार के दो जो ग्रुप जहाँ पे हो जाते हैं, गुणों के दो प्रकार के गुण मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या कह देंगे? काइमेरिक कह देंगे। एंटीजन आपको पता ही है। फिर रिसेप्टर का मतलब है जो रिसीवर होता है वो। ठीक है। टी सेल जो है बेसिकली हमारी सिक्योरिटी के लिए काम में लिए जाते हैं शरीर में, जिसमें से दो प्रकार की टी सेल होती हैं, जिसमें प्रथम जो टी सेल है वो काम करती है आपको किसी भी अनवांटेड कोई चीज़ अगर आपके शरीर में घुसती है, या कहीं उसको ऐसा लगता है कि रिस्क है शरीर के लिए, उसकी पहचान करती है, और फिर एक दूसरी सेल जो टी सेल का प्रकार है वो उसे ख़त्म करने का काम करता है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, इसका इस्तेमाल आपके कैंसर वगैरह जैसे रोगों के लिए किया जाता है। टी सेल जो है उसे मॉडिफाई किया जाता है, और मॉडिफाई करने के बाद में वापस से शरीर के अंदर डाल दिया जाता है।
तो होगा क्या, जिस प्रकार से एंटीजन हमारे काम करते हैं प्रतिरोधक क्षमता के लिए, ठीक उसी प्रकार जब कैंसर की कोई भी सेल वहां पर आती है तो उसे भी वो नष्ट कर देते हैं, इतना समझ लो। बाकी अगर इसको डिटेल से बैठे तो हो सकता है कि 30 35 45 मिनट भी लग जाएंगे। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि एक थेरेपी है जिसकी नेक्स्ट जनरेशन हमने क्रिएट यहाँ पर कर ली है। पहले होता क्या था, अपने पहले भी थी ये, पर विदेशों में थी, जैसे अमेरिका है, आपकी लंदन है, वहाँ पर लोग इलाज करवाने जाते थे। अब क्योंकि ये स्वदेशी मॉड्यूल पर आई है, इसका जो खर्चा भी कम हो जाएगा। किसने इसको जनरेट किया है, तो आपके एक तो आईआईटी बॉम्बे, एक तो कौन है, आईआईटी बॉम्बे है, और एक टाटा मेमोरियल जो ट्रस्ट है, उसका जो कैंसर का हॉस्पिटल चलता है मुंबई के अंदर, उनके द्वारा एक एमओयू किया गया और उसके तहत इस थेरेपी को जनरेट किया गया है। इंडिया के अंदर ही अब कैंसर का बेहतर इलाज हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टाइमेरिक का मैंने आपको बता दिया था। इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले आपके शरीर से जो है ब्लड निकाला जाता है। ब्लड निकाल के उसकी जो टी सेल है उनको मॉडिफाई किया जाता है। टी सेल को क्या किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, और मॉडिफाई करने के बाद में जो है कार टी सेल यहाँ पर जनरेट की जाती हैं। इनको वापस ब्लड में डाला जाता है और फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल के, और फिर जो है वो फाइनल इसका कैंसर का इलाज कर लिया जाता है। आ गई बात समझ में। अभी के लिए करंट के एस्पेक्ट के हिसाब से आपको इतना ही याद रखना है। साथ साथ में एक घोषणा की गई कि 4 क्वांटम सेंटर बनाए जाएंगे, जिनमें से एक आपका आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, कानपुर है, और एक बेंगलोर है। बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर ये तो आईआईटी हो गए, और आईआईएससी जो है वो बेंगलोर हो गया है। ठीक है, आईआईटी कौन से हैं, बॉम्बे है, दिल्ली है, कानपुर है, तीन आईआईटी हो गए, और एक जो है वो बेंगलोर हो गया। अब क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, क्वांटम इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2023 के अंदर 23-24 के अंदर भारत सरकार द्वारा क्वांटम मिशन जारी किया गया था, जिसकी वैधता कितनी है, जिसकी वैलिडिटी कितनी है, 2030-31 तक है, मतलब 7 साल के लिए। 7 साल के लिए जो है हमने लगभग 6,003 करोड़ रुपए का हमने प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा था कि भैया हम क्वांटम जो मैकेनिज्म है, क्वांटम जो इंजीनियरिंग है, उसे हम क्या करेंगे, क्वांटम टेक्निक को हम जो है वो और ज़्यादा समर्थ करने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा इनोवेशन यहाँ पर काम करने की हमारी रहेगी। आगे चीज़ें यहाँ तक समझ में। फिर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक कंपनी है स्काई रूट, स्काई, इस ये एक निजी कंपनी है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। तो इसका इनोग्रेशन किए हैं 2 चीज़ों का, पर उससे पहले हम स्काई रूट देख लेते हैं। तो ध्यान रखना, स्काई रूट जो है उसका उसकी स्थापना 2 आईआईटीएन, जिनका नाम क्या है, एक का नाम तो है पवन चंद्रा और दूसरा है भरत ढाका। भरत ढाका और पवन चंद्रा ने, 2 लोगों ने, आईआईटीएन है दोनों ही, और इन्होंने मिलकर एक निजी संस्था का निर्माण किया, निजी कंपनी का निर्माण किया, जो कि ऑन डिमांड जो है वो आपको स्पेस से संबंधित इक्विपमेंट तैयार करती है। जैसे आपने यूँ कहा कि मेरे को इस प्रकार की सी एक रॉकेट चाहिए, तो वो रॉकेट बना देंगे। अगर इनको कोई उपग्रह वगैरह के लिए आप कहते हो, डिज़ाइन वगैरह बताते हो, तो ये डिज़ाइन कर देंगे। ऑन डिमांड जो है बेसिकली इनका काम क्या है, सैटेलाइट बनाने का, रॉकेट बनाने का है, उपग्रह बनाने का है। इन्होंने कुछ किया भी है क्या अभी तक, तो इन्होंने नवंबर 2022 में अपना सब, ध्यान रखना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब ऑर्बिटल, यहाँ सब ऑर्बिटल है, अभी थोड़ी देर बाद में हम जो करंट वाला पढ़ेंगे वो ऑर्बिटल से संबंधित होगा। तो ध्यान रखना, सब ऑर्बिटल से संबंधित विक्रम एस, देखो इसको ऐसे ध्यान रखो, सब विक्रम एस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो 2022 के अंदर इन्होंने नवंबर महीने में विक्रम एस ऑर्बिटल का जो है वो लॉन्च किया था, और ऐसा करने वाली निजी क्षेत्र की ये पहली कंपनी थी। आ गई बात समझ में। फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि अभी हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इसकी, अभी हमें चर्चा क्यों कर रहे हैं इसकी। अभी इसलिए कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया सब ऑर्बिटल के लिए विक्रम एस था, और अभी जो है इसने ऑर्बिटल के लिए, मतलब कक्षा के लिए, वहां सब था, यहाँ पर केवल ऑर्बिटल है, तो इसके लिए इसने क्या किया है, विक्रम के लॉन्च किया है, विक्रम के लॉन्च किया है। और ये ध्यान रखना, प्रथम कक्षीय रॉकेट है जो किसी निजी संस्था के द्वारा, किसी निजी कंपनी के द्वारा प्रक्षेपित किया जा रहा है। अगर बात करें इसको लॉन्च कब किया जाएगा, तो वर्ष 2026 में इसे लॉन्च किया जाएगा। 300 किलो तक का इसका वजन रहेगा। फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसका नामकरण इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया। इसका थ्रस्ट इंजन जो है वो 1200 किलो न्यूटन का है। ठीक है, इसके साथ साथ में एक कैंपस का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है इन्फिनिटी कैंपस। इसका ध्यान रखना है कि प्रत्येक महीने में एक रॉकेट बना के दे देगी।
आसान हो गया ना काम। अगर इसरो से बन रहा है तो ठीक है, अगर इसरो के पास में वर्कलोड ज़्यादा है तो इनको कह देंगे कि एक डंकी सी रॉकेट आप भी बना दो हमें। तो ये थोड़ा सा क्या है, सहूलियत हो जाएगी देश के लिए। ठीक है, और आने वाले दिनों में ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने वाला है। जैसे अपना स्पेस एक्स है, जेफ बेजोस वाली मैंने अभी आपको कंपनी बताई थी, ब्लू ओरिजिन वाला। इस प्रकार से जो है वो धीरे धीरे अपनी भी देश में डेवलपमेंट होना लग जाएगा। तो स्काई रूट का आपको ध्यान रखना है। मोदी जी ने इसका वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था, जिसमें दो प्रमुख सुविधाएं थी। पहला हमारा इन्फिनिटी कैंपस था, जिसका क्षेत्रफल तो आपको ध्यान नहीं रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रति माह जो है ये एक कक्षीय रॉकेट बनाने में सक्षम है। के का मैंने बताया कि प्रथम कक्षीय रॉकेट है, 300 किलो वजन है, 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा। थ्रस्ट इंजन जो है 1200 के एन का है। नामकरण इसका मैंने बताया डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से इसका किया जाएगा। स्काई रूट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। फिर हम देखते हैं भारत की नवरत्न कंपनी है बेल, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसने फ्रांस की साफरान, साफरान हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना हैदराबाद में, हैदराबाद में मोदी जी द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया था। और ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि साफरान जो है इसके द्वारा, और भारत की BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसके द्वारा जो है एक संयुक्त रूप से गाइडेड वेपन का लॉन्चिंग वगैरह हुई है। उसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो उसकी फुल फॉर्म हैमर नाम है। क्या नाम है? हैमर। क्या नाम है? हैमर नाम है। हैमर की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ठीक है, वापस से बोलो, हाईली एजाइल। एजाइल का मतलब ये है कि किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में इस पर कोई खास प्रभाव नहीं रहेगा। अगर कोई जैमर लगाता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसके पास में खुद से ही एक नेविगेशन किट इसमें लगाया हुआ है। ठीक है, तो नेविगेशन की भी इसमें दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो हाईली एजाइल है, मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ठीक है, एक्सटेंडेड रेंज कितनी हो सकती है इसकी? तो ध्यान रखना है, एक्सटेंडेड रेंज जो है वो 70 किलोमीटर तक हो सकती है। आगे बात यहाँ तक समझ में? इसकी जो एक्यूरेसी है, मतलब एक बार अगर आपने इसको बोल दिया तो उसके बाद में जो है मतलब टारगेट हिट ही करेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक्सटेंडेड रेंज है। हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो BEL जो अपनी भारत की हिस्सेदारी है वो 50% है, और फ्रांस की जो साफरान इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस है SED, उसकी भी जो है वो 50% यहाँ पर हिस्सेदारी रहने वाली है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? तो ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पर साफरान, जो यहाँ पर ये दिख रहा है रॉकेट टाइप का, इसका उपयोग जो है आपको ध्यान रखना है, रफाल और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों में इसकी उपयोगिता रहेगी। आगे बात समझ में? फिर हम देख लेंगे कि हिंदुस्तान एरोटिकल लिमिटेड HAL जो है ये अमेरिका की कंपनी है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अमेरिका की कंपनी है, और इस कंपनी के साथ में इन्होंने MOU किया है। किसके लिए? GEIN-20 इंजन के लिए। इसकी आपूर्ति करने के बाद में ध्यान रखना ये तेजस के अंदर लग जाएगा। तेजस के अंदर वैकल्पिक रूप से इसे लगाने के लिए क्या किया है? एक MOU किया है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि किस कंपनी के साथ किया है? जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में किया है। और कहाँ की है? तो USA की है, अमेरिका की है। किस कंपनी ने किया है? तो भारत की कंपनी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा की गई है। सप्लाई कब से कब तक की जाएगी? तो 2027 से लेकर 32 के मध्य चरणबद्ध तरीके से की। आगे बात समझ में? चलें आगे। दो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यहाँ पर आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर हुई हैं, जिसमें से एक तो है आपको एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उपलब्ध कराया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है वो उपलब्ध कराया गया है, मिलिट्री व्हीकल है, जिसे टेव के नाम से जाना जाता है या फिर वीर के नाम से जाना जाता है। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में कहीं क्वेश्चन पूछा गया तो नाम आपको ध्यान रखना है, वीर है। ये बेंगलोर की प्रावेक डायनोमिक्स कंपनी है, जिसने देश के पहले इलेक्ट्रॉनिक मिलिट्री व्हीकल को लॉन्च किया है। पहली बात, लॉन्च अगर आप देखना चाहो तो इस प्रकार से देख लो। दूसरी एक कंपनी है स्पेस किड्स इंडिया। कौन सी कंपनी है? स्पेस किड्स इंडिया नाम है। इसने सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? वायुपुत्र। क्या नाम है भैया? वायुपुत्र नाम है। क्या नाम है? वायुपुत्र नाम है। तो अगर व्हीकल की बात करें कि पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कौन सा है, तो वो तो कौन सा हो गया आपका? वीर। और अगर हम बात करें रॉकेट की, तो वो कौन सी होगी? वायुपुत्र होगी। ठीक है, चलें आगे। लास्ट ध्यान रख लेना, सेटिनल 68 उपग्रह है, फॉल्कन 1 से ये लॉन्च किया गया है, और नासा से संबंधित है। क्योंकि फॉल्कन 1 जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया कि ये किस संस्था के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन में आपको यहाँ दे रखा था नासा,
और स्पेस एक्स। आगे बात समझ में। फॉल्कन 1 जो है वो किसकी सीरीज है, नासा की है। इसमें ध्यान रखना है कि ये जो है नासा जो है, नासा राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन था। किसका है? एक तो नासा का है, एक ये ध्यान रख लेना NOAA का है, और एक जो है आपकी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का है। यहाँ तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? छोटा सा सेशन था टेक्नोलॉजी का, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अलग से इसलिए लिया गया था कि आपका जो स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए। रिवाइज करना चाहते हो तो उसमें भी रिवाइजन में थोड़ी सी रिवीजन के अंदर जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अगले सेशन के अंदर जो है हम यहाँ पर खेल से संबंधित चीज़ें कवर कर लेंगे। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। बार बार रिवीजन करते रहिए। और जो क्वेश्चंस, जो पेपर्स अभी आसपास में है, आपकी एग्ज़ाम जो है वो अब, वैसे तो समय है पर इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप ढिलाई बरतोगे। तो आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से करते हुए चलिए, बार बार रिवीजन करो। अभी हाल फिलहाल में जितने भी पेपर हो रहे हैं, चाहे अधीनस्थ बोर्ड का हो रहा है, चाहे आपके आरपीएससी का हो रहा है, यूपीएससी का अगर होता है तो ठीक है, बाकी आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को तो आप कवर कर ही लो। स्टैटिक जीके जहाँ जितना आपके सिलेबस में लगता है वो कवर करते हुए चलो। अगर करंट अफेयर की बात करें तो कुछ हद तक मैं कोशिश करूंगा, कुछ हद तक आप अपने स्तर पर कोशिश की। वैसे अपनी एप्लीकेशन वगैरह में तो ये उपलब्ध करवाई रखी हैं आपको, तो वो चीज़ें भी आपको साथ में कवर करते हुए चलना है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।